Because this program is curated by Bus and Car Operators Confederation of India to start the proceedings and put his question across. Thank you, sir. Firstly, thank you very much from bottom of my heart, क्योंकि आप जब भी आते हैं तब हमें एक अलग सी एनर्जी मिलती है. हम लोग अभी बाहर जाते हुए आप देखेंगे ना, तो उनकी एनर्जी अभी जो दिख रही है उससे बहुत ज्यादा दिखेगी आपको. और आपने आज तक हमें कभी नाराज नहीं किया. हम बुलाते हैं, आप आते रहे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. सर, आज देश में टोटल जितनी भी बसेस हैं उसमें से अबाउट 92% बसेस आर ओन्ड बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स, विच आर अराउंड 20 लाख बसेस. और जिसमें पैसेंजर के लिए अगर आप देखेंगे सर, तो पूरे देश में जितनी भी एयरलाइंस है, सब एयरलाइंस पकड़ के 5 लाख लोग लेके जाते हैं दिन में. जबकि पूरी इंडियन रेलवेज अगर आप देखेंगे तो 2,40,00,000 लोग रोज लेके जाते हैं. पूरे मेट्रो देखेंगे देश के, तो इसमें टोटल मिला के लोग 1,15,00,000 के आसपास लेके जाते हैं रोज की राइडरशिप बोल रहा हूं मैं. लेकिन पूरी बस इंडस्ट्री देखेंगे तो बस इंडस्ट्री 40 करोड़ रोज लोग लेके जाती है. ये बस इंडस्ट्री का योगदान है सर, जिसमें से 7 करोड़ के आसपास लोग स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग लेके जाती है और तकरीबन 32 करोड़ के आसपास लोग प्राइवेट ऑपरेटर लेके जाते हैं, जिसमें स्कूल के बच्चों से लेके कॉरपोरेट जाने वाले लोगों से लेके इंटरसिटी, इंटरस्टेट, स्टेज कैरेज, हर तरीके के लोग हैं. तो अभी हमारी आपसे एक दरखास्त है सर, ये इसके लिए आज पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पर भी नहीं है. प्राइवेट बसेस को कौन सी भी स्टेशन पे अलाउ नहीं है, बहुत सारे स्टेशन में अलाउड नहीं है, और जहां जहां अलाउड है वहां बायस ट्रीटमेंट मिलती है, क्योंकि वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग की ओन स्टेशन है. तो हम बोलते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन सर ऑपरेटर की तरफ न होते हुए ये एक्चुअली पैसेंजर की तरफ हो रहा है, क्योंकि जो पैसेंजर प्राइवेट बस से जाना चूज करते हैं उनको फुटपाथ से बस बोर्ड करनी पड़ती है, बहुत अच्छी बसेस होने के बावजूद. तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी कुछ स्कीम हमारे लिए लाएगी कि जिसमें बस स्टेशन हो, पार्किंग लॉट्स हो, पिकअप ड्रॉप पॉइंट्स हो, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंडिविजुअली सर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आना बहुत कॉस्टली है. तो क्या बस के लिए हाई पावर के चार्जिंग स्टेशन बना सकते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी. मुझे विश्वास है हमारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनकी तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन 2-3 प्रॉब्लम की वजह से नहीं जाना चाहते, जिसमें से पहला प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर का है. दूसरा प्रॉब्लम हमको फंड भी नहीं देती है बैंक इलेक्ट्रिक बसेस को, और तीसरा प्रॉब्लम जो है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जो नहीं मिलता है. तो फाइनेंस भी बैंक कंपनी जल्दी नहीं देती है. तो आप इसमें हमारी मदद करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ उसमें स्कीम वगैरह है? एक बात सही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में प्राइवेट बसेस का शेयर बहुत बड़ा है. टोटल हमारी 20 लाख बसेस देश में है, उसमें से 90% बसेस ओन बाय प्राइवेट ऑपरेटर्स, जो 18.5 लाख है. और आपका बिजनेस और बढ़े, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से हम आपको सहयोग करने की मदद ही करते रहते हैं क्योंकि उसके कंपैरिजन में आपको, हमारे कारण आपको ज्यादा बिजनेस मिलता है. तो पहली बात तो यह है कि लोग क्या चाहते हैं. लोग कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहते हैं, प्रोफेशनल डिसिप्लिन वे में अच्छा चाहते हैं. मैं बेंगलोर में गया था, वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी उन्होंने एक ही कंपनी की 700 बसेस ली थी, वो सबसे कॉस्टली थी, और उनका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था क्योंकि उनकी सर्विस क्वालिटी थी. जैसे धीरे धीरे अच्छे कंफर्ट्स, अच्छी बसेस, उसके लिए अभी हमने ये हथौड़ा लेकर जो बस बॉडी बनती थी
इनको मैंने बहुत अवसर दिया और मैंने कहा कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड बनाने के लिए आप भी आपकी इक्विपमेंट वगैरह बनाकर अच्छा करिए। काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए, अंगार लग गई स्लीपर कोच में और लोग मर गए। आखिर हमने नया बस कोड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का निकाला है, उसको लागू किया। अब इसके बाद उसी स्टैंडर्ड की बसेस बनेगी। तो एक तो पहली बात है कि क्वालिटी सर्विस और कंफर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉस्ट सेंट्रिक मत रहिए, क्वालिटी सेंट्रिक बनिए। और क्वालिटी सेंट्रिक बनने के लिए आपको प्रोफेशनल सिस्टम स्वीकारनी होगी। जहां आपने बात बताई, ये बात जरूरी है कि सबसे पहली बात हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए अच्छा बना रहे हैं। अभी एक 15 दिन पहले KPMG के कार्यक्रम में मैं गया था और मुझे पहली बार आश्चर्य लगा कि उन्होंने कहा कि 81% गुड्स ट्रैफिक ये रोड पर है और केवल 1% गुड्स ट्रैफिक रेलवे में है और 18% बाकी नोड से जाता है। इसका मतलब ये कि रोड इतने अभी अच्छे बने हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारी सब समस्या आपके कारण हुई। तो मैंने बोला क्यों? तो प्रयागराज में पूरे देश से रोड अच्छे बनने के कारण अपनी गाड़ी लेकर लोग प्रयागराज करोड़ों लोग पहुंच गए। तो पहली बात तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बना है। अभी दिल्ली से मुंबई पूरा हो रहा है, चेन्नई से बेंगलोर 2-4 महीने में पूरा होगा, इस मई दिसंबर तक। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में है होगा, जयपुर 2.25-2.5 घंटे में है। और ऐसे देश में हम करीब 60-70 एक्सिस कंट्रोल ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और जिसके कारण आपका जैसे पूना से मुंबई मैं जब ये हाईवे बनाया तो टोल लगा, तो लोग मुझे पूछते थे टोल क्यों लगा रहे हैं। तो पूना से मुंबई कार में जाने के लिए 8 से 9 घंटे लगते थे, वो गियर बदलते बदलते ट्रैफिक जाम घाट में, तो नेचुरली डीजल ज़्यादा लगता था, समय ज़्यादा था। अब जो बस है, अभी कार 2 घंटे में आती है, बस 2.25 घंटे 2.5 घंटे में आती होगी। तो नेचुरली अगर आपका समय बचा, गियर एक ही गियर में गाड़ी चली तो आपका फ्यूल बच रहा है और दूसरी ओर समय भी बच रहा है। तो अभी इसमें IIM कलकत्ता, IIM बेंगलोर और IIT कानपुर और IIT चेन्नई ने एक अध्ययन किया कि हमारे देश में जो लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% थी, अब उन्होंने ये कहा कि अब ये 6% कम हुई है। और इसका मतलब जो है कि रोड में फ्यूल और अच्छे रोड दोनों के कारण कॉस्ट कम हुई। चाइना में 8% है, यूरोपियन कंट्रीज में 12% है और इंडिया में 16% थी। अभी वो 10% आई, उनका कहना। मैं विश्वास के साथ बताता हूँ कि दिसंबर एंड तक ये कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पे आएगी। तो इसका मतलब अब इकोनॉमिकली वायबल, डायरेक्ट जहां जाना है वहां मटेरियल पहुंच रहा है ट्रक से। अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही है, हाइड्रोजन की ट्रक आ रही है, बसेस आ रही है, तो नेचुरली और कॉस्ट कम होगी क्योंकि हमारी पॉलिसी है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। और इलेक्ट्रिक ये बहुत सस्ती फ्यूल है। मुझे आपको बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है कि डीजल में पर किलोमीटर कितना खर्चा आता है, LNG में कितना आता है, CNG में कितना आता है और फ्लेक्स इंजन में कितना आएगा। तो मुझे लगता है कि अभी मैं वही CM के कार्यक्रम से आया हूँ और मैंने कहा आइसोब्यूटेनॉल भी आ रहा है जो डीजल का अल्टरनेटिव है, जो इथेनॉल से बनता है। अभी किर्लोस्कर ने एक जनरेटर सेट 100% इथेनॉल पर और 100% आइसोब्यूटेनॉल पर बनाया, तो एकदम 50% फ्यूल में सेविंग है और इलेक्ट्रिक में तो उससे भी ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये है कि आने वाले समय में ये जो चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, इसका फायदा आपको होगा। ये बात जरूर है कि चार्जिंग कहाँ करें। तो हमारे यहाँ बेसिक ऐसा हमने तय किया है कि हाईवे यूजर्स को हम सब प्रकार की सर्विस देना, उसमें प्रॉफिट नहीं देखना, ये हमारा पॉलिसी है। और अभी 750 वे साइड एमिनिटीज हम बना रहे हैं नेशनल हाईवे पर,
जिसमें टॉयलेट्स है, रेस्ट रूम्स है, ड्राइवर डॉर्मेटरीज है, पार्किंग प्लेसेस है, स्मॉल मार्केट रेस्टोरेंट्स है, और 400 अवार्ड हो गए हैं और 350 पाइपलाइन में है। और इसमें हमने चार्जिंग की व्यवस्था भी की है। और ये चार्जिंग में बीच में थोड़ी अड़चन थी, जैसे अलग अलग कंपनी के मोबाइल को अलग अलग चार्जर लगते थे, तो फास्ट चार्जर और जो सबको लग जाएगा, इस प्रकार की लोड चेंजेस हो रहे हैं। तो अब ये भी व्यवस्था आ जाएगी और इसके कारण मुझे लगता है कि ये जो हमारी 750 अगर रोड साइड एम्यूनिटीज बन जाएगी तो लगभग देश में आपको अड़चन नहीं आएगी। फिर स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ बना रही है और हमने अब इसका रेटिंग हम लोग प्राइवेट इसमें एजेंसी को देकर इसका रेटिंग करेंगे और उसमें लिखेंगे कि इसकी ग्रेड क्या है, तो ये अच्छी सर्विस आपको मिलेगी। दूसरी बात जो है कि जैसे रोड अच्छा चाहिए, रोड साइड एम्यूनिटीज अच्छी चाहिए, वॉशरूम, रेस्टोरेंट क्लीन, नीट क्लीन अच्छे चाहिए, वैसे स्वाभाविक रूप से हमारे पैसेंजर को कंफर्ट्स किस में मिलते हैं और रेट कितना कम होता है। अब आपने भी एयरलाइन जैसा शुरू किया है, दिवाली के समय आपका एक रेट होता है, ऑड सीजन में अलग रेट होता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी ये डिमांड एंड सप्लाई। तो मैंने एक बार कहा था कि एयरलाइंस में ऐसी स्थिति पैदा हो कि एयरपोर्ट के बाहर काले नीले पीले कपड़े पहन के लड़के लड़कियां खड़े रहे, चलो मुंबई 3000 2000, तो तुम्हारे यहाँ भी ये स्थिति आएगी। और फिर वो ब्रांडेड जो कंपनीज होंगी उनके रेपुटेशन में वो लोग टिकट बुक करेंगे, क्योंकि कंपटीशन होगी तो क्वालिटी सुधरेगी। तो आपको आपके बस में अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं वीडियो पर वो दिखाऊंगा। अभी हम लोग टाटा को ऑर्डर देने जा रहे हैं फ्लैश चार्जिंग बस, वो इलेक्ट्रिक पर है और उसमें 20 सेकंड में चार्जिंग होगी। टोयोटो अपना हिटैची और सीमेंस की टेक्नोलॉजी उसमें है। रोलिंग स्टॉक, स्कोडा और 2-3 कंपनी ऑफ टाटा ने जॉइंट वेंचर किया है। धारवाड़ में उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रहा है और 135 सीटर बस है और उसमें बस एयर होस्टेस जैसी होती है वैसी बस होस्टेस है और चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा और सामने एक छोटा टीवी लैपटॉप भी होगा। तो ये बस आप देखिए, ये इलेक्ट्रिक पर है। ये बस की कॉस्ट जो है वो हम सोच रहे कि डीजल बस की तुलना में 30% कम होगी। पहली 30 बसेस नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
ये बस जहां नागपुर के रिंग रोड पर ये अर्बन डिजाइन है, पर जैसे दिल्ली से जयपुर या दिल्ली से चंडीगढ़ या देहरादून, इसके लिए अलग डिजाइन होगा जो लग्जरी बस जैसा होगा। ये सिटी बस के लिए है और इसका टिकट हम 30% कम रखने का सोच रहे हैं। और अब NHAI की 1.5 लाख किलोमीटर लेंथ है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये बस चालू करेंगे तो पावर रेट 12 रुपये यूनिट है, क्योंकि कमर्शियल रेट लगता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि अगर NHAI की कंपनी कोई करेंगी जॉइंट वेंचर में, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि पावर रेट 4 रुपये तक आए। और 4 रुपये का पावर रेट आकर ये चार्जिंग स्टेशन और बस स्टेशन में आपके फिर दिल्ली जयपुर में हमारी रोड से एमेनिटीज में बनाऊंगा, वहाँ 20 सेकंड में बस 40 किलोमीटर के लिए चार्ज होगी और टिकट रेट लेने की जरूरत ही नहीं। सामने कैमरे लगे हुए हैं, आप मोबाइल पर या कार्ड पर चलोगे, उतरोगे, आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा होगा, कंडक्टर की जरूरत नहीं। तो इसमें बस होस्टेस होगी और इलेक्ट्रिक पर होने के कारण डीजल का गायब नहीं होगा। इंडस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या है डीजल, और कंडक्टर पैसे वो जो है बराबर आपके अकाउंट में आने में बड़ी अड़चन रहती है। तो ये दोनों प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 450 से 550 किलोमीटर है। अब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर तक मेट्रो ठीक है। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर शहर कह रहा है कि हमें मेट्रो चाहिए, तो इतने बड़े प्रमाण पर कैपिटल कॉस्ट मेट्रो में डालने के बजाय मेट्रो इतनी कैपेसिटी का कंफर्टेबली ट्रांसपोर्ट होगा और इसकी कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट पर किलोमीटर 2 करोड़ रुपए है। यानी 550 करोड़ का, 2 करोड़ का। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, पोल्यूशन फ्री है, इंडिजीनियस है और डीजल पेट्रोल जो इंपोर्ट आता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। तो ये आगे इसी प्रिंसिपल पे ट्रक भी चल सकती है। और मैं अभी NHAI में, BOT में हम ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करेंगे। रोड हमारा होगा, बस स्टॉप हमारा होगा, चार्जिंग सिस्टम हमारी होगी, आपको केवल ड्राइवर से बस चलाना है और escrow अकाउंट में पैसे जमा होंगे और पहले बैंक को जाएंगे, फिर डीजल और तनख्वाह के लिए जाएंगे, फिर NHAI के लिए पावर के लिए जो हम लोग करेंगे उसमें जाएंगे। और पूरे देश में ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मॉडल, कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है और टेक्नोलॉजी बदल रही है। अभी हम लोग 360 रोपवे, केबल कार और फेनिकुलर रेलवे बना रहे हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि इसमें अभी हम लोग धौला कुआं से मानेसर हवा में चलने वाली एक स्काई बस को भी 5 लोग आए हैं। अभी अगले सप्ताह में मेरे यहाँ उनका प्रेजेंटेशन है और हम BOT में डेवलप कर रहे हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉस्ट इफेक्टिव जो है, इसमें ये बस अच्छी है। अभी इलेक्ट्रिक बसेस भी आई है, अब हाइड्रोजन पर भी बसेस आ रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ हम एक पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं जो विशेष रूप से हाइड्रोजन पर है। अभी फ्यूचर तो हाइड्रोजन है और वर्ल्ड फर्स्ट लार्ज स्केल हाइड्रोजन ट्रक एंड बस ट्रायल हमने शुरू किया है। इसके लिए 500 करोड़ हमने पायलट प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं और 5 कंसोर्टियम्स बने हैं, 10 रूट है और 37 व्हीकल्स हैं। टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, वॉल्वो, एनआर्ट, BPCL, IOCL, HPCL, NTPC, रिलायंस इसमें है। और इसमें अशोक लेलैंड की हाइड्रोजन की बसेस भी है ट्रायल में। ये 9 हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन बन रहे हैं, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन फाइनलाइज हुए और ट्रायल्स 2 साल में इसके ट्रायल कंडक्ट होगी। फिलिंग स्टेशन, उसमें कंप्रेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसमें अब काम हो रहा है। और ये जो रूट है ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। ये ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा फिलिंग स्टेशन है, ग्रेटर नोएडा। भुवनेश्वर, कोणार्कपुरी, भुवनेश्वर में स्टेशन है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, साहिबाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, पुणे, मुंबई, जमशेदपुर, कलिंगानगर,
तिरुवनंतपुरम कोची, कोची एडापल्ली और जामनगर अहमदाबाद और विशाखापट्टनम बय्यावरम। हाइड्रोजन ये भविष्य का फ्यूचर का फ्यूल है और ये हमारे लिए आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने वाला देश है, हम एनर्जी को एक्सपोर्ट करने वाला देश बनेंगे और हाइड्रोजन सस्ता करने की कोशिश है। और मैंने टारगेट रखा है कि वो टारगेट है, डिक्लेरेशन नहीं है, नहीं तो मीडिया वाले छाप देते कि मैंने कहा कि ये इतने रुपए में मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो $1 पर केजी हाइड्रोजन बने और हाइड्रोजन 3 प्रकार का है। एक कोयले से बनता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, और जो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, और जो बायोमास से ऑर्गेनिक वेस्ट से और पानी से बनता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। तो हमारे यहाँ जो पानी से बनता है उसको इलेक्ट्रोलाइजर प्रोसेस है और वर्ल्ड में हम नंबर 1 पर है इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, बेंगलोर में फैक्ट्री है, पर उसमें 1 केजी हाइड्रोजन के लिए 150 यूनिट पावर लगती है। तो इसका सबसे अच्छा सोर्स ये है कि बायोमास या ऑर्गेनिक वेस्ट। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम लोग 5 साल में जो लीगेसी सॉलिड वेस्ट है, ये दिल्ली में गाजीपुर वगैरह की टेकड़ी है ना, तो अभी हमने 80 लाख टन कचरा देश में रोड में डाल दिया और आने वाले 5 साल में हम इसको खत्म कर देंगे, पूरी वेस्ट रोड में डालेंगे। इसको सेग्रीगेट करना पड़ता है, प्लास्टिक, रबर, ग्लास और मेटल, ये सब रिसाइकलिंग होगा और ऑर्गेनिक वेस्ट जो होगी वो बायोडाइजेस्टर में डाल के मीथेन निकलेगा और मीथेन से बायो सीएनजी निकल सकता है या हाइड्रोजन निकल सकता है। और जो बायोमास है वो भी बनाएंगे। तो नेचुरली बेंगलोर में इसमें चल रहा है हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा, पर 2 डार्क एरिया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन और फिलिंग स्टेशन ऑफ हाइड्रोजन। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है टोयोटा की, उसका नाम है मिराई। तो मिराई यानी फ्यूचर, जापानी वर्ड है। तो वर्ल्ड में हाइड्रोजन ये फ्यूचर है। और अभी मैंने 4-6 महीने पहले टाटा की 3 ट्रक ताज पैलेस होटल में लॉन्च की थी। उसमें 2 ट्रक जो थी वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर थी, न 1 ट्रक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर थी और 2 ट्रक जो थी जो आईसी इंजन था पेट्रोल डीजल का, वो आईसी इंजन में हाइड्रोजन डाल के चलती वो थी। तो आपकी आज की डीजल की बस भी हाइड्रोजन पे चल सकती है। तो आने वाले समय में हाइड्रोजन अगर $1 होगा तो ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक इतनी सस्ती है कि आपको टिकट रेट आधे करने होंगे, पर आप वैसे नहीं करेंगे, जब कंपटीशन बढ़ेगी तब आप करोगे, क्योंकि कोई भी चाहता है कि जब तक ज्यादा रेट मिलेगा, चांस मौके का फायदा हर आदमी उठाता है और इसका उपाय है कंपटीशन। एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए कंपटीशन हो गई कि रेट डाउन होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाले में यही है। और इसमें तो आने वाले समय में जो चेंजेस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो रहे हैं वो निश्चित से होंगे। रोड की साइड एम्यूनिटीज होगी, हम ऐप डेवलप कर रहे हैं और बड़े बड़े इतने हाईवे अच्छे जो आप देख ही रहे हैं। अभी आप इलेक्ट्रिक बस से भी जाओगे तो भी हमारे हाईवे आपका समय कितना बचाएंगे। आज जहां आपका मेरे अंदाज से 50 to 60% टाइम बचेगा, तो उतना फ्यूल कम लगेगा, उतना टाइम कम होगा, उतनी आपकी ट्रिप ज्यादा होगी, इकोनॉमिक वायबिलिटी सुधरेगी। अब प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में हर साल 1 लाख बसेस की जरूरत है और हमारी कैपेसिटी केवल 60 से 65 हजार है। तो इलेक्ट्रिक बस के लिए भी वेटिंग लिस्ट है, दे नहीं पा रहे। और ये जो बैंकों का मॉडल है उसमें मैंने जो मॉडल आप लंदन ट्रांसपोर्ट, एक बार आप सब वो मॉडल देखो, वहां 7 ऑपरेटर है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लंदन ट्रांसपोर्ट को चलाती है, कंडक्टर कॉरपोरेशन का है, बसेस का रंग एक जैसा है, ड्राइवर के कपड़े एक जैसे हैं और 7 ऑपरेटर है। और जो कंडक्टर है वो कॉरपोरेशन का, वो पैसा इकट्ठा करके एक अकाउंट में जाता है और वो सिस्टम है पूरी, वो ऑपरेटर को कितना देना, किसको क्या देना, सिस्टम में पैसा मिलता है और क्वालिटी और कंफर्ट्स दोनों में आइडियल है। तो आने वाले समय में
जो क्वालिटी में जाएंगे, जो कंफर्ट्स देंगे, जो प्रोफेशनली डिसिप्लिन से धंधा करेंगे, जो पब्लिक को अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे, उनका बिजनेस बढ़ेगा, उसमें ब्रांडिंग होगा। अभी आजकल लोग बोलते हैं मैं इस एयरलाइन से जाऊंगा, इससे नहीं जाऊंगा, इससे ये अच्छा फूड है। अब कंपटीशन अभी आपके यहाँ भी धीरे धीरे लोग, मुझे याद है मैं मुंबई पुणे हाईवे बनाया तब ये ज़्यादा नहीं हुआ था, तो वॉल्वो की बस शुरू करने में एसटी वालों ने विरोध किया था कि हम नहीं करेंगे, तब मुश्किल से एक शुरू हुई। अब वो बस सर्विस का नाम वॉल्वो बस सर्विस हो गया और वो दादर में आती है और जाती है। अब वॉल्वो इसलिए बन भी कि वॉल्वो के स्टैंडर्ड की बस अशोक लेलैंड और टाटा ने नहीं बनाई। अब उनको देरी से ध्यान में आया कि अब क्वालिटी जरूर है, तो कॉस्ट सेंट्रिक के बजाय क्वालिटी सेंट्रिक बने। अब ऑटोमोबाइल में इन्होंने अच्छी कार ऐसी लाई कि ये बाकी कंपनियों का 5% शेयर कम होगा, इनका बढ़ गया क्योंकि क्वालिटी के कारण। तो पहले बस गाड़ियां ऐसी बनती थी, तो मजाक में मैंने एक मैन्युफैक्चरर को कहा था कि तुम्हारे गाड़ी के साथ एक अमृतांजन की बोतल भी दो। ऐसे धक्के लगते थे। तो अभी एयर सस्पेंशन, सीटों की क्वालिटी, ड्राइवर का और कंडक्टर का बिहेवियर, उसको रोड साइड एम्यूनिटीज की सर्विस, उसकी बुकिंग सिस्टम, ये जितना आप क्वालिटी उसमें बढ़ाओगे उसमें अच्छा होगा। और सेक्टर में बहुत डिमांड है, ह्यूज डिमांड रहेगी और बहुत अच्छा फ्यूचर है। और मुझे लगता है कि टूरिज्म भी ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें 49% एक्सपेंडिचर जो होता है वो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के लिए खड़ा होता है। अब दो चीजें आखिर में आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप पुरानी बसेस जो है आपके पास नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो बसेस की एक विशेषता है कि वहां घंटी छोड़कर बाकी सब बचता है वहां। तो आप पुरानी बसेस को स्क्रैप करिए। पुराने 10 ट्रक, पुराने एक आज के नए 10 ट्रक इक्विवेलेंट टू पुराना एक ट्रक, इतना पोल्यूशन में फर्क है, माइलेज में भी फर्क है। और अभी मैंने ओएम में अभी वहां से आया हूं, मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि पुरानी बस या ट्रक स्क्रैप करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको आप ज्यादा इंसेंटिव दीजिए। इसमें सरकार को अभी 1 करोड़ गाड़ियां वेटिंग लिस्ट पर है, आप स्क्रैपिंग सेंटर खोलिए। एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर, बहुत ऐसी स्पेशियस मेटल्स है वो मिलेगी, तो हमारे देश में बहुत फायदा होगा और आपका भी कॉस्ट कम होगी। 25% कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी। तो पुरानी टेक्नोलॉजी की जो बसेस है फ्यूल वाइज कॉस्टली है, उसको स्क्रैप करके नई बसेस खरीदी करिए। दूसरी बात, आप ऐसा मॉडल जो लंदन का मैंने बताया कि ऑपरेटर, बैंकर और समझो एनएचआई कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करें, पैसा बैंक के स्टॉक अकाउंट में जमा होगा। पहले बैंक अपना इंस्टॉलमेंट का पैसा निकाल लेगी, फिर ड्राइवर का और बाकी एक्सपेंडिचर के उनको पगार उसमें निकल जाएंगे, और फिर उसके फ्यूल का बाकी जो खर्चा जाने के बाद फिर जो आएगा वो ऑपरेटर और बाकी लोग बांट लेंगे, उसका फार्मूला करके, और बैंक के पैसे बांटेगी। तो बैंक गारंटी लेगी कि मैं हर मंथली ये जो इंस्टॉलमेंट काट लूंगी, तो निश्चित रूप से आपकी क्रेडिट बनेगी। और जिसका बैंक में क्रेडिट अच्छा है, जिसने बैंक के पैसे ईमानदारी से वापस किए, उसको लोन मिलने में अड़चन नहीं है। जिसका अकाउंट स्टैंडर्ड नहीं है और जो बैंक के पैसे नहीं, तो पहले स्टैंडर्ड अकाउंट बनना भी बिजनेस में बहुत आवश्यक है। और इसलिए आप अगर करेंगे तो बैंक फाइनेंस करेगी, हम कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। तो इंडस्ट्री का फ्यूचर अच्छा है और टेक्नोलॉजी बदल रही है। आपके ऑपरेशन में कंफर्ट्स और अच्छी क्वालिटी की बसेस आएंगी, एयर सस्पेंशन वगैरह सब में आपको पता है कौन सी अच्छी और कौन सी नहीं। और डुप्लीकेट मत बनाओ, यहाँ हथौड़ा लगाओ और ऊपर में नए ब्रांडेड कंपनी का लेबल लगा के घूमते हो। आप में से है कुछ बसेस ऐसी झूठा लेबल लगाते हैं, मुझे मालूम है सब। ये धंधा मत करो आप। इफ यू वांट गुड क्वालिटी यू हैव टू पे फॉर इट, हमने लोगों को बताया। वैसे आपको भी कमाई करनी है तो आप अच्छी क्वालिटी रखिए, 2 पैसे ज्यादा लीजिए, लोग देंगे। तो मुझे लगता है इसका फ्यूचर ब्राइट है। आज 20 लाख बसेस है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी 7.8% से ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। मैं दावे के साथ बताता हूं
कि ये आने वाले समय में कम से कम हर साल 2 लाख बसेस ऐड होंगी, इतना हमारा पोटेंशियल है और ये बिजनेस आपको मिल सकता है और जरूर इसमें अच्छा फ्यूचर है। आप जरूर इसका गंभीरता से सोचो। थैंक यू। थैंक यू सर। आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर दिया हुआ है, ऑलवेज दिया हुआ है, ताकि इंप्रूवमेंट हो। वैसे ही एक डिस्ट्रप्शन जो टेक्नोलॉजी में लाया वो रेड बस ने लाया था, कि जिस तरह से टिकटिंग काफी आसान हो गया, कई लाख लोग आजकल बस लेते हैं। तो इनका भी एक आपसे सवाल है और मैं प्रकाश जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सवाल। Thank you, Gadkari ji. Now, before asking a question, I just want to inform you about something. आपकी लीडरशिप के अंदर बहुत सारे हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बने हैं और हमने कोशिश किया कि हम इसको एनालाइज करें कि हमारी जो बस इंडस्ट्री में इसका क्या इम्पैक्ट रहा है। तो हमने उदाहरण के लिए एक समृद्धि एक्सप्रेसवे का एग्जाम्पल लिया हमने। तो ये 2022 से इसका थोड़े थोड़े करके पार्सल्स लाइव होते रहे और अभी जून 25 में जाके पूरा इनॉग्रेट हो गया। तो हमने 2 टाइम पीरियड लिया, जून टू अगस्त 2025 आफ्टर एक्सप्रेसवे कंप्लीशन एंड जून टू अगस्त ऑफ 2022 बिफोर एक्सप्रेसवे, और देखा कि इसमें इससे क्या फर्क पड़ा है। तो बिफोर एक्सप्रेसवे जो बसें चलती थी, बहुत ही कम बस चलती थी बिटवीन मुंबई एंड नागपुर, दे यूज्ड टू टेक 19.5 आवर्स, 19.5 घंटे लगते थे उनको मुंबई से नागपुर जाने के लिए। और अभी लग रहे हैं, ये सब डेटा जो है रेड बस से है, अभी लग रहे हैं 11 घंटे। तो 8 घंटे बच गए वन वे में। ये जो पैसेंजर्स जो किराया देते थे उस टाइम पे लगभग 2200 रुपया एवरेज फेयर होता था और अभी है 1500 रुपये। तो कस्टमर्स को 32% का मतलब प्राइस कम हो गया है। और पहले 2 या 3 बसें चलती थी क्योंकि ये तो ज्यादातर करके ट्रेन की रूट थी, अभी रोज के 25 से लेके 30 बसें चलती हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैव गॉन अप बाय 20 टाइम्स। तो ये सिर्फ एक उदाहरण है। ये जितनी भी हाईवे और एक्सप्रेसवे की इंप्रूवमेंट हुआ है, इसे हमारी सारी इंडस्ट्री के लिए इट हैज प्रूव टू बी अ बिग बून। तो ये दर्शाता है कि हाउ इंपॉर्टेंट इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बूस्टिंग बिजनेस। एंड प्रसन्न जी हैड ब्रॉट अबाउट द क्वेश्चन अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नो डाउट आपने कहा कि बसेस, क्वालिटी ऑफ बसेस इज इम्प्रूव्ड, क्वालिटी ऑफ हाईवेज इज इम्प्रूव्ड अ लॉट। अभी हाईवे में पैसेंजर एमिनिटीज वगैरह आने वाला है अभी। बट वन थिंग विच इज नॉट इम्प्रूव्ड इज बोर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो प्रसन्न सर भी कह रहे थे कि कस्टमर्स बोर्ड करते हैं, फुटपाथ से बोर्ड करते हैं। तो अब देखोगे तो सारे शहरों में STUs have their depots, they have terminals, but unlike let's say airports, जहां पे एयर इंडिया जब पहले गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी थी, एयर इंडिया भी एक्सेस कर पाती थी एयरपोर्ट को और प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स भी करते थे। लेकिन अभी जो STU की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए अभी ओपन नहीं है। लाइक प्राइवेट प्लेयर्स लाइक अस, हमारे पास भी CSR बजट्स हैं, हम इसको आगे बढ़कर हम इसकी पैसेंजर एमिनिटीज वगैरह इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ये जितने भी STU की इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा और इट ऑल्सो बिकम्स अ एसेट मोनेटाइजेशन फॉर STUs। तो इसमें आपका कोई राय है, और इफ यू थिंक इट्स अ आइडिया, हाउ कैन वी टेक दिस अहेड? देखिए, ये स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑटोनोमस है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है, बट ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इनकी फाइनेंशियल हालत लगभग अच्छी नहीं है, बहुत जगह प्रॉब्लम्स है। मैं उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा कुछ प्राइवेट इससे लेकर जो हमारी स्टेट कारपोरेशन की जो कारपोरेशन है उसमें करके हम सोच रहे कुछ नया उसको दिशा दे, पर ये करना बहुत डिफिकल्ट है। पर मैं आपको एक दूसरी बात सुझाता हूँ। अभी क्या हुआ, नागपुर में तुम्हारे बस ऑपरेटर मेरे पास आए थे। अभी ये क्या करते हैं कि मेरे ही घर के सामने रोड पर, वर्धा रोड पर 5-5, 6-6 बसेस, और आपने भी आपके ड्राइवर को ट्रेनिंग देना चाहिए। कम से कम आपको चल रहा है तो उन्होंने लोगों को न्यूसेंस नहीं करना चाहिए।
तुम्हारा ड्राइवर वो बस स्टॉप से बराबर 2 मीटर आगे रोड के बीच में बस खड़ी करता है। तो पहले तो आपका बस स्टेशन ही नहीं वहां, वो पब्लिक की जगह है, वो सिटी बस का एक बस स्टॉप था। फिर उसमें चाय पानी के स्टॉल हो गए, कचरा शुरू हो गया, और रोज आपकी बसेस रोड के बीच में खड़े होकर न्यूसेंस खड़ा करती है। तो मैंने उनको कहा कि आप एक काम करो, जैसे फॉर्मल प्रोड्यूस कंपनीज हैं वैसे आप लोग भी, हमारे पास कुछ पब्लिक प्लेसेस जगह है, आप जैसे आप एक जगह से बस निकलती है, आप टिकट लेते हो, तो जो एक बस स्टेशन बनेगा, तो एक बस अगर उस स्टेशन में जाएगी तो वो बस वाला वहां से पैसेंजर लेने के लिए 500 रुपये उसका जैसे टोल देते हैं वैसे पैसे देगा। तो वहां आपको सब मिलेगी व्यवस्था, और फिर वहां से पब्लिक को भी व्यवस्था मिलेगी, पार्किंग से लेकर सब। तो कहीं ना कहीं आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, आपके लिए ये थोड़े थोड़े आपके तरफ से इनिशिएटिव शहर के अंदर, बाद में गांव के बाहर हमारी रोड साइड एमिनिटीज में हम आपको जगह उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो मेरा व्यक्तिगत सलाह है कि तुम उनके साथ कोलैबोरेशन मत करो, क्योंकि उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं। वहाँ यूनियंस है, ट्रेड यूनियंस है, फिर वो मिनिस्टर है, और आपको मालूम है कि आरटीओ, मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट, वो कितनी तकलीफें हो सकती है, इसका आनंद जितना आप लोग लेते हैं उतना मुझे भी मालूम नहीं है। तो आप क्यों अपना पैर उसमें लफड़े में डालते हैं? तो ये आप अलग से आपकी सिस्टम बनाइए। दूसरी बात, अभी जैसे आपने पूना की बात की, अब पूना से औरंगाबाद 2.5 घंटे में होगा, हम रोड बना रहे हैं, और औरंगाबाद से नागपुर 4 घंटे में होगा, 1.5 कार के लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा होगा, तो अब वो 11 घंटे का 6-7 घंटे में आएगा। तो मैं नेचुरली आप बस को साफ करके फिर लगाएंगे, तो इस नए हाईवे पर हम कुछ स्टॉपेज के लिए जरूर सोचेंगे। रोड में ऐसा कर रहे कि रोड के बाजू में कुछ जगह इसके लिए रिजर्व करें, पर आपकी इस मेंटली मुझे हमको सब फुकट में करके दो। टिकट आप ले रहे हो, थोड़ा हेवी लो, और आप भी आपकी एसोसिएशन बनाकर एक सेंटर लो, रेस्टोरेंट, होटल आप आपके चलाओ, और उसमें अच्छे टॉयलेट्स मेंटेन करो, और थोड़ा बहुत इसमें आपको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। सरकार कुछ मदद करेगी, और आपकी बसेस, अभी कुछ बसेस वाले ऐसे हैं कि बराबर उसी ढाबे पे बस खड़ी करते हैं। तो मैं एक बार देख रहा था, मैं भी जा रहा था, तो मैंने बोला क्या होता है, तो जो ढाबे पे बस खड़ी करते हैं, तो वो ड्राइवर को और कंडक्टर को वहाँ फुकट में खाना मिलता है, यहाँ पे खड़ा करता है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ ना? तो वो थोड़ा बहुत उसका भी फायदा तो वो उसी पे क्या ढाबे पे खड़ा करता है। तो आप वो ढाबे पे ऐसे बनाओ हमारे रोड साइड एमिनिटीज में कि आप बस खड़ी करके उसका इनकम का प्रॉफिट आप भी लो, चार्जिंग आप डालो, और 10-10, 15-15 लोग मिलकर एक छोटा सा जैसे फार्मर प्रोड्यूस कंपनी है, आपके एसोसिएशन बनाकर कंपनी बनाओ, आप भी लेने की, उसमें प्रॉफिट है। वहाँ 4 दुकानें चल सकती है। जगह के बारे में उपलब्ध कराने में हम भी कोशिश, अभी मेरे पास एक 47,000 जगह रोड के बाजू में पड़ी हुई है। पहले ऐसा कर था, अभी रोड मैन ने स्टेट कर दिया, तो वो जगह खाली पड़ी है, 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़। और तुम अगर ऐसे कोई प्रपोजल लेके आएंगे तो मैं वो आपको बहुत रिजनेबल रेट में दूंगा। वो 2 एकड़ जगह मेरे पास वैसी पड़ी है, तो वहां आप आपका एक छोटा सा रेस्टोरेंट डाल सकते, किसी को थोड़े एमिनिटीज दे सकते, टॉयलेट बना सकते हैं। मैं अच्छे क्वालिटी के बनाओगे तो मैं आपको उसकी पॉलिसी बनाकर दे सकता हूँ, और आपकी सुविधा होगी। और शहर के अंदर आपको कारपोरेशन से और उनसे कुछ जगह मांगनी पड़ेगी। अब कहीं भी रोड पे खड़े कर तो चलो, वो आपकी संख्या बढ़ गई। फिर हमारे एक प्लेग्राउंड था, तो हैदराबाद में वो जाती थी बसेस, तो अंडे आते थे जाते थे, तो रोज बस में आके अंडे, वो लोग बच्चे खेलते थे वहाँ वॉलीबॉल, वो अंडे डाल के उसका कोमड़े वो सब वहाँ आती थी, वो लड़के चिल्लाने लगे। तो समवेयर लॉन्ग टर्म सरकार का थोड़ा बहुत फैसिलिटेटर करके उपयोग करके आप फैसिलिटी खड़ी करो। रोड साइड में जो होगा वो हम मदद करेंगे, और मेरे पास ऐसी जगह है। पर बाकी जगह पर आपको शहर में कुछ उसके लिए पेमेंट करना होगा, फुकट में नहीं होगा। तुमको फुकट में चाहिए तो ना हो पाएगा, कभी ना होगा। आप थोड़ा बहुत उसमें आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो ये फैसिलिटी होगी। और जहाँ तक सिस्टम है टेक्नोलॉजी की,
अब लोग मोबाइल पर बुकिंग करने लगे। तो आप आपके प्लेटफॉर्म को, आपका जितना पूरे बस स्टेक होल्डर्स है, आप आपका एक प्लेटफॉर्म बनाओ। अभी ओला उबर जैसा सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बना, और वो प्लेटफॉर्म पर एक एक बस ट्रांसपोर्टर वाला, जितने बस, एक बस के पीछे उसका 500 रुपये का शेयर है। 100 बसेस है तो उस हिसाब से ले, और एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट रखो और बुकिंग सिस्टम करो, और वो आपको फायदा होगा। अभी एयरलाइंस के टिकट, रेलवे के टिकट, अभी पहले मुझे याद है मैं मुंबई अपने सिस्टर के यहाँ जाता था, तो जाने के बाद हम लोग सुबह 5 बजे चेंबूर से निकल के बीटी जाते थे, और पहले लाइन में खड़े रहते थे और जाने का रिजर्वेशन करने के लिए जाते थे। अब कोई नहीं जाता रेलवे स्टेशन और एयरलाइंस के इसमें। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ऐसी को आपकी जैसी एजेंसी आती है, तो ये प्लेटफॉर्म जो है उसमें जितनी टेक्नोलॉजी अभी बदल रही है, पर आपको ये सरकार नहीं करेगी। सरकार रोड बनाएगी, सरकार आपको जगह देगी, बाकी बातों को आपको लेकर, और जो प्रॉफिट मेकिंग भी है वो, तो आप इन आगे आएंगे तो फिर उसमें ये होगा। और ये जो नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो आपका सेक्टर पॉपुलर होगा, लोगों का विश्वास बढ़ेगा, वायबिलिटी आएगी, प्रॉफिट मिलेगा और आपका अच्छा चलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। सर 30 साल पहले मेरे ऐसे यूनिट का आपने इनॉग्रेशन किया था स्माइलस्टोन करके, हाईवे एमिनिटी सेंटर। लेकिन इसमें इश्यू ये आता है, सिटी में जगह है, अगर हम बनाएंगे भी तो जब तक उसको गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस नहीं मिलता है तब तक कोई भी डीसीपी आके वहां नो एंट्री कर देता है। मैं आपको NHI के रोड पर मेरी खाली जगह पर इस प्रकार के सेंटर खोलने के लिए आपको पूरी तरह रिकग्निशन दूंगा, रेटिंग करूंगा। आपके टॉयलेट साफ नहीं होंगे तो मैं आपको फाइन भी करूंगा और आपको बदनाम भी करूंगा रेटिंग करके। अच्छा रखोगे तो अच्छा रेटिंग दूंगा। आप आइए आगे, मैं आपको जगह देने के लिए तैयार हूं। दूसरा एक सब्जेक्ट ये है, आपने इतने अच्छे अच्छे रोड बनाए हैं, लेकिन सर हमारा किलोमीटर का स्पीड खाली येलो नंबर प्लेट आएगी तो 80 है, और वही गाड़ी को आप व्हाइट नंबर प्लेट करेंगे तो आपका 120 है। तो हमारे पास अभी कस्टमर ऐसे आने लगे हैं, वो बोलते हैं प्राइवेट कार दे दो, टूरिस्ट कैब मत दे दो। आपको, ये आपकी बात सही है, इसमें देश में बहुत डिस्प्यूट है। एक्सीडेंट्स होते ये स्पीड के कारण, ऐसा है लोगों के मन में एप्रीहेंशन है। दूसरी बात ऐसी है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट, जिसमें राज्य कानून बनता है वो स्टेट, केंद्र बनाता है वो सेंट्रल लिस्ट। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि राज्य सरकार कानून, जहाँ महानगर पालिका होती है वहाँ पुलिस कमिश्नर कुछ करते हैं। तो ये मैंने बहुत बार कोशिश की है कि एक बन के कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी बने, पर ये बन नहीं पाई। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के मीटिंग में भी ये विषय रखा था। मैं व्यक्तिगत रीते आपके समस्या से सहमत हूँ, पर जब स्टेट के कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, सामने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इनकी अब कॉन्फ्रेंस हर साल 2 साल में हम लेते हैं, आप सबको रिप्रेजेंट देकर रखिए कि देश भर में एक यूनिफॉर्मेशन लाइए। मैं NH के बारे में भी सोच रहा हूँ कि इसमें कोई आना चाहिए, पर वो लोग विरोध करते, फिर कुछ फेवर में बोलते हैं, कुछ विरोध में बोलते हैं। प्राइवेट गाड़ियों का स्पीड कम करेंगे ना हमारे जितना, तो सब फॉर हो जाएंगे 120 करने के लिए। नहीं, सबके लिए एक ही स्पीड होनी चाहिए। केवल टोल के बारे में जैसे अभी हमने कंसेशन दिया, तो हमने टैक्सी को नहीं दिया क्योंकि वो बिजनेस है, पर जिनकी कार है उनको 3000 रुपए का पास दिया। और यहाँ उल्टे पुअर लोग जाते हैं, जिसके पास कार लेने की औकात नहीं है वही टैक्सी या बस से जाता है। पर अभी हम लोग एक चीज पर अध्ययन कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्टेट ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट बस सर्विस के लिए भी टोल में कोई ऐसी पॉलिसी निकाल सकते क्या जो बेनिफिशियरीज होगी। अभी डिक्लेरेशन में नहीं कर रहा हूं कोई, पर उसका अध्ययन चल रहा है। वी विल ट्राई टू कंसिडर दिस इशू। स्टेज कैरेज वालों की बहुत बड़ी दिक्कत है, दिन में 15-15 चक्कर एक जगह लगाते हैं वो, और उनका डेली पास खत्म हो जाता है 2-3 दिन में ही। अभी वर्किंग चल रहा है उसमें, वी विल पॉजिटिव देखें। पर एक बात है कि आप सीजन में रेट बढ़ाते हो, आपका समय बच रहा है, आपका फ्यूल बच रहा है। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। टोल भरने के लिए सब रेडी है, कोई नहीं अभी वो पॉलिसी लाएंगे हम इसके लिए कुछ, क्योंकि उनका रेट सर गवर्नमेंट डिसाइड करती है। नहीं, अभी हम लोग आपको ऐसा पास देंगे, अगर दिया तो
कि आपको कोई रुकने का नहीं, किसी से मिलने का नहीं, बैंक में अकाउंट में डायरेक्ट ऑपरेट होगा। जैसे अभी 3,000 रुपए का पास है ना हमारा फास्ट ट्रैक का, वैसे हो। थैंक यू सर। तो ये सीमलेस अगर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारे आनंद जी भी एक आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। Respected sir, under your visionary leadership, the entire public transportation is going through a remarkable transformation. This example is what you had shown. I'm going to ask something which is very close to your heart. You have spoken about this in many forums. It is on safety. So the safety is not just only about one aspect, safety about the vehicle. I think you have spoken a lot on what OEMs should do, and on the improvement on the safety for the passengers, especially for a public mobility like buses. So मैं आपको एक बात बताता हूँ। कल रात को मैं जोमेटो और उबर ने कार्यक्रम किया था। प्रसून जोशी थे, मैं हम लोग, अमिताभ बच्चन, प्रसून जोशी के ऊपर अभी एक शंकर महादेवन का गीत भी है। मेरे एक बात के लिए आपसे बहुत नम्रता पूर्वक अनुरोध है, कभी आपके ड्राइवर का आप ट्रेनिंग लेते हो क्या? लेन डिसिप्लिन का पालन करना। आप कितने लोग बोल सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि हमारा ड्राइवर हाईवे पे चलते हुए लेन डिसिप्लिन का पालन करता है? हाँ, तो मेरा जो करते हैं उनके लिए ठीक है। मेजॉरिटी ट्रक और बसेस, इनकी एक लेन पक्की है और विदेशों में इसका पालन होता है। एक्सीडेंट का कारण एक ये भी है। दूसरी एक बात है कि यूरोपियन कंट्रीज में आवर्स फिक्स है ड्राइविंग के। अब मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है, लेबर का भी एक्ट है। अब चिंता यह है कि देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। कानूनी मैं कर सकता हूं कि 8 घंटे के ऊपर कोई गाड़ी ट्रक बस नहीं चलाएगा, पर समस्या यह है कि उतने ड्राइवर नहीं है। तो कहीं ना कहीं ड्राइवर भी एक व्यक्ति, अभी मैंने ट्रक के लिए एसी केबिन मैंडेटरी की, वो इसलिए की कि वो 14-14, 16-16 घंटे गाड़ी चला रहा है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर है, आखिर वो भी इंसान है। तो कभी ना कभी आपको ड्राइवर के बारे में भी सोचना होगा और ये आवर्स के बारे में भी सोचना होगा। और बस और ट्रक से रिलेटेड जो रोड सेफ्टी के रूल्स हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा, बहुत से लोग कर, अभी ये हमारे टोल के ऊपर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ये कैटरैक्ट आंखें जांच का कार्यक्रम करती है। लाइन से लोग, ट्रक और बसेस के ड्राइवर कैटरैक्ट वाले निकलते हैं। मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ, जो पुलिस वाला मेरी गाड़ी चला रहा था, मेरी रेड कार थी, महाराष्ट्र में लीडर ऑपरेशन था, उसको कैटरैक्ट था। और जब मैंने पीडब्ल्यूडी में सब ड्राइवर की जांच की महाराष्ट्र में, तो 40% कैटरैक्ट निकला। फिर एक मुख्यमंत्री का ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा था और एक केंद्रीय मंत्री का ड्राइवर था, वो एक आंख से अंधा था। तो आपके ड्राइवर की आंखें जांच करना, उसका मेंटल फिटनेस, उसके आवर्स, उसके लिए आवश्यक एसेंशियल बातें नहीं होगी, उसको आप एक्सप्लोइट कर, तो फिर उसके कहीं ना कहीं गलती करेगा। तो मुझे लगता है कि लेन डिसिप्लिन से लेकर इन सब बातों में आप ड्राइवर का भी आपके एसोसिएशन की तरफ से एक 2 दिन 3 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप करिए। अभी आज मैंने ये मैन्युफैक्चरर के प्रोग्राम में गया था, तो मैंने कहा आप कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट बना रहे हैं हेवी, आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाइए उसका। आजकल ड्राइविंग सीखने का अच्छा तरीका है ने, जो ट्रक या बस में जो कंडक्टर होता है वो वही बराबर चुपचाप पढ़ते रहता है और वो ड्राइवर बन जाता है। तो ये पद्धति है, पर आप उसको कोई साइंटिफिक रीति से करिए। पूरे प्रोफेशन को अगर आप ये करेंगे तो आपका भी फायदा होगा, एक्सीडेंट नहीं होंगे। दूसरी बात, ये जो समृद्धि महामार्ग पर मैं रोज देखता हूँ, वो बराबर वो डबल अपना ये स्लीपर कोच बसेस है, अंदर लाइट है, पर्दे लगा है, जैसा लगता है कोई अच्छी कंपनी है। ये हाथोड़ी वाले कंपनी से, ये हाथोड़े वालों को मैं खत्म कर दूंगा। ये बसेस आप बस बॉडी आप यूज मत करिए। पूरे जल गए लोग, जल के मर गए। एक्सीडेंट होता है, लोग बाहर नहीं निकल सकता, कोई खुलने के लिए जगह नहीं। अभी ये बड़े बड़े कंपनी जो है, मैं नाम नहीं लेता, उनके यहाँ इतने बड़े ग्लास लगे हुए हैं और बाजू में एक प्लास्टिक का हथौड़ा है, वो ठोक के वो बाहर निकल सकता है। आज मुझे बताइए, समृद्धि महामार्ग पर हमारा जो एक्सीडेंट हुआ, 35-40 बस में जल के मर गए लोग। इसलिए रोड सेफ्टी में
आप 2 पैसे टिकट ज्यादा लीजिए, पर सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ये मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध है। और ये ट्रक का जो